हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेनिशा क्लासेस। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी ही अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज शुरू करेंगे। तो और अपकमिंग जो एग्जाम्स है हमारा, जैसे कि आरओ है और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, वो जो है एक आरओ कैंसिल हो चुका है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो है वो पोस्टपोन हो चुका है और ये जुलाई में एक्सपेक्टेड है होने के लिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी करेंगे और जो करंट अफेयर है वो हमारी तैयारी का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तो इसे हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब से हम जो है डेली करंट अफेयर्स और उस पे बेस्ड जो स्पेसिफिक स्टैटिक नॉलेज होगी, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं हमेशा, उसको हम कवर करते हुए चलेंगे। और इस क्लास का टाइम होगा लगभग सुबह 8 बजे के आसपास और हम इसको धीरे धीरे लाइव में कन्वर्ट कर देंगे। अभी हम शुरू में रिकॉर्डेड वीडियोस ही देखेंगे, फिर हम इसको लाइव जो है कन्वर्ट कर देंगे। और आपका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताएं कि कैसा आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, किस माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, एमसीक्यू फॉर्म से पढ़ना चाहते हैं या न्यूज़ बेस्ड फॉर्म में आप सीधे पढ़ना चाहते हैं या दोनों का मिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो आज की जो सीरीज है इसमें मैंने जनरली इंग्लिश में ही रखा है जो कंटेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा या हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस होता है। अगर करंट अफेयर की हम बात करें तो न्यूज़ सेम रहती है और उसमें हमेशा कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, पॉइंटर्स जैसा कि हम पढ़ते हैं, और वो पॉइंटर्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसको मैं साथ साथ डिस्कस करते हुए चलूंगा, और अगर आपको लगता है कि आपको सेम कंटेंट हिंदी में भी चाहिए तो मैं उसे भी डाल दूंगा। बस मैंने इसलिए नहीं डाला है, उससे पीपीटी की लेंथ बढ़ जाती है, पीडीएफ की लेंथ बढ़ जाती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा न्यूज़ है हम उसको उठाएंगे, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्टेट ऑफ जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है, इसको किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है। ठीक, तो पहला पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कौन रिलीज करता है। फिर हम इसके थोड़े थोड़े से ट्रेंड देखेंगे। ट्रेंड पीसीएस प्रीलिम्स के अगर नजरिए से आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहीं पे जो यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है जो पहले मई में था, वो 16 जून को चला गया है, तो उसके लिए ये ट्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जैसी भी तैयारी कर रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ सकते हैं, और मेंस में ये जो ट्रेंड्स हैं, ये जो नॉलेज है, इसको आप कोट कर सकते हैं कहीं भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, तो उसमें जो कुछ ऑब्जर्वेशन है उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहला, क्लाइमेट फाइनेंस के क्या ट्रेंड है? तो वो लगभग डबल हो चुके हैं 21-22 में, अगर हम 19-20 से तुलना करें। ठीक, और ये लगभग कितना हो गया है? 1.3 ट्रिलियन, $1.3 ट्रिलियन हो चुका है। ठीक, अब अगर इन फंड्स की हम बंटवारे की बात करें कि इन फंड्स को कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है, तो चाइना, यूएसए, यूरोप, ब्राजील, जापान और इंडिया। ठीक है, तो लगभग इन्हें 90% जो इंक्रीज फंड है वो इन्हें मिला है। फिर अगर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नीड की बात करें, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट मस्ट ग्रो मोर देन 6 टाइम बाय 2030 टू अलाइन विद 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे। तो इसके थोड़े से हम कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं कि हमने एक क्या टारगेट ले रखा था कि 2030 तक हमने जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस एक कम ही रखना है। ठीक, उससे अलाइन करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि वैसा हो, उतना ग्लोबल वार्मिंग उस लिमिट में रहे, तो हमें जो भी अपनी फाइनेंसिंग है उसको लगभग क्या करना होगा? 6 गुना करना होगा। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चैलेंजेस की बात की है इस रिपोर्ट में, लेकिन वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ऐसी चीज़ों पे हम अपना समय जो वेस्ट नहीं करेंगे। वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो मेंस जब आएगा तो हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, अब एक रिपोर्ट उसमें जारी की गई है, उसको हम देखेंगे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है। तो ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जिसको इकीमोड भी कहते हैं, इन्होंने एक बेसिन वाइड मैनेजमेंट ऑफ गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा और इंदस रिवर पे एक इन्होंने बेसिन वाइड मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज की है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसमें दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि किसने ये रिपोर्ट रिलीज की है। तो पहला क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका कि किसने रिपोर्ट रिलीज की। फिर अब इन रिपोर्ट में किन नदियों की बात की गई है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदस। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं और ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ठीक, इसी से रिलेटेड एक एमओयू भी साइन हुआ था इन दोनों के बीच 2019 में। अब इसमें की फाइंडिंग्स क्या हैं? तो वो भी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से हम लगभग लगभग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। एक तो ये बनता है कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने रिलीज की? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने की है। ठीक, उसके बाद
एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन, जैसे यूपीएससी पूछता रहा है तो लगभग लगभग कुछ यूपी पीसीएस एक आध स्टेटमेंट इस तरीके के देने लगा। तो क्या वो लगभग हमें ये ध्यान रखना है कि वो दुगने हो चुके हैं अगर हम 19-20 से तुलना करें। ठीक, फिर दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके कि रिपोर्ट का नाम देके पूछा जा सकता है इसको किसने रिलीज किया है या किन ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के रिलीज किया है, हो सकता हो एक दे दे या हो सकता हो दोनों पूछ ले। तो उसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन वाटर पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि ये जो रिपोर्ट है बेसिन वाइड मैनेजमेंट, जो रिपोर्ट आई थी कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ, तो वो किन किन नदियों की बात करती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस नदी की बात करती है। तो बस दैट्स इट, इससे और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। ये रिपोर्ट हमारी डिस्कस हो गई, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या हमारे पास न्यूज है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाइज बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2024। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम अभी क्लाइमेट कंसर्न काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि हम बैटरीज बनाने की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने की बात करते हैं, बट जो वेस्ट होता है बैटरीज जो होती हैं उनको रिसाइकलिंग और वो कैसे इन्वायरमेंट पे हमारे बुरा प्रभाव ना डालें, उनको हम कैसे यूज करें, कैसे उनको प्रॉपर हम रिसाइकल करें, उससे रिलेटेड कुछ जो है रूल्स आए हैं। और ये किसने दिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दिए। और आपको ये जो मिनिस्ट्रीज होती हैं इनके फुल फॉर्म भी याद होने चाहिए। तो यहाँ पे ईपीआर स्ट्रेटजी की बात की है। अब ईपीआर स्ट्रेटजी क्या है, मैं आपको बता दूं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसीलिए मैंने इस न्यूज को यहाँ पे डाला भी है कि सीधे सीधे ये पूछता है कि ईपीआर का फुल फॉर्म पूछ लेगा, इसमें किसी एक जो है लेटर दे देगा उसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, या इसकी मीनिंग ही पूछ लेगा कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो इसको हम अभी आगे और देखेंगे। ठीक, तो यहाँ से मेन यही क्वेश्चन बनेगा कि ईपीआर क्या होता है, मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ईपीआर स्ट्रेटजी की इन्होंने बात की है, तो ये इन्होंने क्या कहा है कि ईपीआर स्ट्रेटजी होल्ड्स प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब इसको क्या कहने का मतलब है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने यहाँ हिंदी में भी डाल दिया है नेक्स्ट स्लाइड पे कि विस्तृत उत्पादक जिम्मेदारी। अब ये होती क्या, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी चीज बनाते हैं, आप एक बैटरी बनाते हैं, तो आप अगर बना रहे हैं उसको, आप प्रोड्यूसर हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसकी लाइफ खत्म हो, जब वो यूजफुल ना रह जाए, तो उसको रिसाइकिल करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसी चीज की बात करता है। ठीक, यही चीज सेम यहाँ लिखी है कि ईपीआर स्ट्रेटजी होल्ड्स प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ देयर लाइफ साइकिल। ठीक, जब उनकी लाइफ साइकिल खत्म होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो प्रोड्यूसर है वो होगा, ना कि जो कंज्यूमर है जो यूज कर रहा है वो होगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब ईपीआर सर्टिफिकेट एक्सचेंज की बात करते हैं। ये रजिस्टर्ड एंटिटीज कैन एक्सचेंज ईपीआर सर्टिफिकेट्स थ्रू ए पोर्टल विद द एक्सचेंज प्राइस फॉलिंग बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइसेस सेट बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक, अब कुछ गाइडलाइन दी एनवायरमेंटल कंपेंसेशन के लिए, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड विल फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड गाइडलाइंस फॉर इम्पोजिंग एंड कलेक्टिंग एनवायरमेंटल कंपेंसेशन इन केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद रूल। और अगर इन रूल्स का कोई पालन नहीं करता है तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो उस पर कंपेंसेशन लगाएगा और उसको कलेक्ट करेगा। ठीक, तो जैसा कि हमने पढ़ा था क्या ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, धीरे धीरे लोग उसको ट्रेड करते हैं। ठीक, कार्बन जो क्रेडिट्स होती थी वो भी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कार्बन क्रेडिट क्या था, कार्बन क्रेडिट फॉर एग्जांपल आप 1 बिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट करते हैं अपनी इंडस्ट्री से, अगर आप उसी की जगह 10% बचा लें और 900 कुछ करें, ठीक, या आपने 20% बचा लिया, अगर आपने 20% कम जो है कार्बन रेट वो किया है, तो आपको क्या होगा, वो 20% का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे मेन क्या समझना था कि ईपीआर क्या होता है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सबसे पहली चीज फुल फॉर्म याद करना होगा। अब बैटरी मैनेजमेंट के कुछ इन्होंने यहाँ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को हम बाद में देख लेंगे। और यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और मस्ट है आपके लिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ईपीआर नहीं याद है
और आप आगे बढ़ते हैं तो फिर वो आपकी गलती है, आपको ये मस्ट लर्न होना चाहिए। इट्स ए स्ट्रेटजी दैट प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एंड ऑफ लाइफ मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन प्रोड्यूसर रेदर देन ऑन म्युनिसिपैलिटीज और कंज्यूमर्स। ठीक, हिंदी में भी यहाँ पे मेंशन है, यह एक ऐसी रणनीति है जो उत्पादकों पर उत्पादों के अंतिम जीवन प्रबंधन की जिम्मेदारी रखती है, नागरिकों या उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं। ठीक, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड पे क्या है, सरस्वती सम्मान 2023। तो सरस्वती सम्मान 2023 किसको मिला है? पहला क्वेश्चन, प्रभा वर्मा को मिला है। और ये कौन है? एक जाने माने मलयालम पोएट एंड ऑथर है। वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान फॉर हिज पोएटिक वर्क टाइटल रुद्र सात्विकम। तो ये भी याद होना चाहिए। सबसे पहला चीज, सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो प्रभा वर्मा को दिया गया। और किस लिए दिया गया? तो इनका जो एक वर्क है रुद्र सात्विकम, उसके लिए दिया गया। और ये जो अवार्ड है इसको कौन देता है? तो इसको के बिरला फाउंडेशन हर साल देता है, एनुअली। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज तीन यहाँ से चीजें आपको याद करनी है। सरस्वती सम्मान 2023 की अगर बात होती है तो प्रभा वर्मा, किस लिए दिया गया? रुद्र सात्विकम के लिए। और किसने दिया है? तो के बिरला फाउंडेशन ने दिया। अब प्रभा वर्मा जो है वो इसकी 33वीं रेसिपिएंट है ना। 33वें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये पहला मलयालम वर्क है 12 सालों में जिसे जिसके लिए मतलब सरस्वती सम्मान उन्हें दिया गया है। रुद्र सात्विकम इज द फर्स्ट मलयालम वर्क टू विन द अवार्ड इन 12 years since मलयालम पोएटिस सुगथा कुमारी रिसीव्ड इट इन 2012 फॉर हर पोएट्री कलेक्शन मनालेजुथु। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने 2012 में रिसीव किया था, लेकिन ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि प्रभा वर्मा, रुद्र सात्विकम के लिए, और ये मलयालम वर्क है, और के बिरला फाउंडेशन ने दिया। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इनका जो ये वर्क है जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया रुद्र सात्विकम, तो ये किस चीज के बारे में बात करता है? तो ये 2022 में डीसी बुक्स द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये पोइटिक वर्स है, इसमें कुछ उस पे लिखा गया है। ठीक, द बुक डेल्व्स इन द परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड पॉलिटिक्स, इंडिविजुअल एंड स्टेट, एज वेल एज आर्ट एंड पावर। तो ये एक जो किताब है इनकी, इसके लिए इनको अवार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो वो किस चीज के बारे में? पावर और पॉलिटिक्स के बीच जो मतभेद होता है उसकी बात करती है। एक व्यक्ति और एक स्टेट, स्टेट की डिफिनेशन आप अगर तैयारी करें तो आपको पता होगा, स्टेट मतलब सरकार, गवर्नमेंट या कोई भी शासन करने वाला। ठीक, उसके बीच, और एक व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति के बीच जो मतभेद होता है उसमें, और जो आर्ट है और जो पावर है उसके बीच जो मतभेद होता है। तो ये इन चीजों के बारे में बात करती है किताब। ठीक, तो अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको बहुत याद करना है तो आप ये याद कर सकते हैं कि इसको 2022 में डीसी बुक्स द्वारा पब्लिश किया गया। ठीक, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि ग्रिड इंडिया को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया है। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड ग्रिड इंडिया एज मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो एक तो यही चीज याद कर लेनी कि जो मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है उसमें अभी हाल ही किसको शामिल किया गया है? तो ग्रिड इंडिया को शामिल किया गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक, उसके बाद हम स्टेटस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेटस होते हैं, कि यूपी पीसीएस का कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं कि कैसे कौन किस कैटेगरी में किसको रखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम नवरत्ना स्टेटस की बात करें तो द कंपनी मस्ट ऑलरेडी होल्ड नवरत्ना स्टेटस। तो अब ये क्या कैसे होगा? तो लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग अंडर सेबी रेगुलेशन। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठीक है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए। टर्नओवर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एवरेज टर्नओवर कितना होगा? मोर देन 25,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। ठीक, अच्छा लास्ट 3 ईयर हम लेते हैं, जनरली लोग भूल जाते हैं, लास्ट 1 ईयर कभी कभी कंसीडर कर लेते हैं। नेटवर्थ की अगर हम बात करें तो 15,000 करोड़ होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर में। फिर अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 5,000 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में। और ग्लोबल प्रेजेंस होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर चीज एकदम रट सकते हैं, इसमें जितने भी इन्होंने दे दिए क्राइटेरिया आप सारे ही रट लेंगे। लेकिन आपको ध्यान में जरूर रखना होगा कि 3 साल की बात हुई थी, और आप थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कैसे 25, 15 और 5। ठीक, तो अगर हम
टर्नओवर की बात करें तो 25 और वर्थ की बात करें तो 15 और 5, तो ये सब 5 के ही मल्टीपल हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, फिर नवरत्ना स्टेटस, तो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा, ठीक, कि अगर आपको मिनी रत्ना कैटेगरी वन चाहिए और नवरत्ना चाहिए और अलग अलग जो है उसको तो अलग अलग मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक, तो क्राइटेरिया फॉर अगर नवरत्ना स्टेटस हम देखें तो नवरत्ना स्टेटस के लिए क्या होना चाहिए कि इसको एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग मिली होनी चाहिए। ठीक, एमओयू सिस्टम के तहत 3 साल या लास्ट 5 साल में, मतलब लास्ट 5 साल में से लगभग 3 साल में इसको ऐसी रेटिंग मिली होनी चाहिए। कंपोजिट स्कोर की कुछ बात करते हैं तो स्कोर में हमें नहीं जाना। अब अगर हम मिनी रत्ना स्टेटस वन की बात करें तो उसमें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की गई है, तो मस्ट हैव प्रॉफिटेबल इन लास्ट 3 ईयर, प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ होना चाहिए लास्ट 3 ईयर में, नेटवर्थ में पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए। ठीक, मिनी रत्ना कैटेगरी टू का भी इन्होंने ऐसे ही डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, बस जो एक मेन इंपॉर्टेंट है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक, और सबसे ज्यादा इससे एक ही क्वेश्चन बन सकता है अभी पीसीएस प्रीलिम्स के हिसाब से, अगर हम देखें कि किस कंपनी को मिनी रत्ना वन का दर्जा दिया गया है, तो वो कंपनी कौन सी हो जाएगी, ग्रिड इंडिया। ठीक, अब अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम बढ़ते हैं, तो अपॉइंटमेंट ऑफ एमवी राव एज चेयरमैन ऑफ क्या, आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ठीक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि हाल ही में किसे चेयरमैन बनाया गया इंडियन बैंक एसोसिएशन का, तो एमवी राव। अब ये कौन है, मातम वेंकटा राव, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। इन्हें इंडियन बैंक एसोसिएशन का 2023-24 जो सत्र है उसके लिए इन्हें चेयरमैन चुना गया है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट लर्न है और एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन। अब ये किसकी जगह ग्रहण करेंगे, तो अतुल कुमार गोयल जो हैं, जो एमडी और सीईओ हैं पंजाब नेशनल बैंक के, तो उनकी ये जगह लेंगे। उन्होंने अभी तक जो है 22-23 सत्र के लिए चेयरमैन पद का कार्यभार जो है संभाला है। ठीक, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट हो गई। फिर कुछ डेप्यूटी चेयरमैन भी इलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे कौन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिनेश कुमार खाराम, सभी जानते हैं ये एसबीआई के चेयरमैन है और इनके अंडर एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काफी ग्रोथ की, तो ये डेप्यूटी चेयरमैन हुए हैं। ठीक, इन्हीं के साथ साथ शांति लाल जैन जो एमडी और सीईओ हैं इंडियन बैंक के, वो भी डिप्टी चेयरमैन हुए हैं। और एन कामाकोडी जो सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ हैं, तो वो भी डिप्टी चेयरमैन हुए। तो एक चेयरमैन है एमवी राव, मातम वेंकटा राव, और 3 डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट हुए। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या देखेंगे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर चुने गए कहाँ के, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली चीज तो इंटरनेशनल न्यूज है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसराइल और जो पैलेस्टाइन है उसके बीच बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। ठीक, तो वहां पे अगर कोई भी नया डेवलपमेंट होता है तो उस पर हमें अपनी नजर बनाए रखनी होगी। ये यहाँ पे मैंने मैप लगा दिया है कि आप देख सकते हैं कौन सा रीजन, कौन सा पैलेस्टीनियन टेरिटरी, कौन कौन सी आती है, छोटा सा मैंने यहाँ मैप डाल दिया है। ठीक, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जो है ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास अपॉइंटेड मोहम्मद मुस्तफ़ा एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। ठीक, ही टेक्स ओवर द रूल ऑफ सताइये रेजिग्नेशन इन फरवरी 2024 ड्यू टू डेवलपमेंट रिलेटेड टू इजरायली कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। अब इसराइल, मैंने यही चीज मेंशन की कि ये बराबर न्यूज में बना हुआ है, इसलिए क्या पूछ सकते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा हाल ही में कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक, और उसमें आपको काफी ज्यादा अगर गल्फ कंट्रीज के नाम दे देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है वहां के प्राइम मिनिस्टर चुने गए। ठीक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे ये बनता है जो डायरेक्ट है और मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन इससे अगर हम ज्योग्राफी और लोकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम ये देखेंगे कि कहाँ पे है, जो पैलेस्टीन है वो कहाँ पे है, और जो पैलेस्टीनियन रीजन है वो किन किन देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ इसराइल भी किन किन देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, ठीक, लेबनान, ये सारी जो है मतलब प्लेसेस हैं, ये सारे क्लोज हैं किसके, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये मेडिटेरेनियन सी के आसपास सिचुएटेड है। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन तो 100% आते ही रहे हैं कि मेडिटेरेनियन सी के चारों ओर कौन कौन से देश जो हैं वो स्थित हैं, तो आपको याद रखना होगा। ठीक, तो उसमें से एक इसराइल भी है, इजिप्ट भी है। ठीक है, और जॉर्डन जो है वो
बॉर्डर नहीं शेयर करता है, मतलब डायरेक्टली वो क्या है, मेडिटेरेनियन सी से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैप डाला और यही एक रीजन था इस क्वेश्चन को उठाने का, इस न्यूज को उठाने का। ठीक, फिर दूसरा भी जो न्यूज है इसके बाद का, वो क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ प्राबो सुबियांतो एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। तो जो प्रबो सुबियांतो हैं, ये इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर थे। इनको क्या किया गया है, नया प्रेसिडेंट बनाया गया है इंडोनेशिया का। ठीक, और ये 8th प्रेसिडेंट होंगे इंडोनेशिया। अब सेम न्यूज तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट अगर ये न्यूज में है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए। यूपी में अगर हम देखें तो वो क्यों ही कोई जरूरी है कि वो किसी देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा। वो अगर वो न्यूज में जगह है तो उससे रिलेटेड उसकी ज्योग्राफी के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो अगर हम इंडोनेशिया को देखें तो इंडोनेशिया की लोकेशन हमारी यहाँ पे है। ठीक, और इसके आसपास के जो कंट्रीज हैं वो भी आप यहाँ पे एक बार नजर डाल लीजिए, कौन कौन से कंट्रीज हैं और ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन एग्जैक्टली आप देखिए। ठीक, फिर हम देखेंगे क्या, यस बैंक हैज पार्टनर्ड विद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड हैज बीन नेम्ड ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर टीम इंडिया फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टीम इंडिया का जो पेरिस ओलंपिक 2024 में जो पार्टिसिपेट करेगी इंडियन टीम, तो उसका ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन है। ध्यान रखिएगा, नाम पे अलग अलग टाइप के पार्टनर होते हैं, तो बैंकिंग पार्टनर कौन है, तो यस बैंक को बनाया गया है। और यस बैंक ने इसी से के लिए एक कैंपेन लॉन्च की है कि मिलकर जिताएंगे, ठीक, टुगेदर वी विन। तो ये इसकी कैंपेन थीम है। और इसी के मतलब संदर्भ में जो स्पेशल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया यस बैंक ने, उसका क्या नाम रखा है, यस बैंक ग्लोरी। और ये किसके लिए रखा गया है, यस बैंक इंट्रोड्यूस ए स्पेशल सेविंग अकाउंट कॉल्ड यस बैंक ग्लोरी स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंडियाज ओलंपिक एथलीट। तो जो भी ओलंपिक में हमारे एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए यस बैंक ग्लोरी नाम का एक इन्होंने स्पेशल अकाउंट लॉन्च किया है, सेविंग अकाउंट। ठीक, द अकाउंट ऑफर्स एक्सक्लूसिव बेनिफिट सच एज कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन एंड लिमिटेड एडिशन यस बैंक ग्लोरी डेबिट कार्ड। तो ये कुछ कुछ चीजें फैसिलिटी ऑफर करें। तो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मसलन है। पहला ये कि कौन पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया का बैंकिंग पार्टनर है, तो वो यस बैंक होगा। ठीक, उसके बाद इसकी थीम क्या है, कैंपेन थीम, तो ये मिलकर जिताएंगे इसकी कैंपेन थीम। फिर लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो मार्च 21 को वर्ल्ड पोएट्री डे मनाया जाता है और ये डेज और थीम्स हमेशा पूछते हैं। ठीक, तो अब मैं डेली डिस्कस करूंगा जो इंपॉर्टेंट डेज आते रहते हैं, और जो उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं मैं रिकमेंड करता हूँ उनको आप नोट डाउन कर लें और लर्न कर लें, क्योंकि हमेशा डेज से 2 या 3 क्वेश्चन आता ही आता रहता है। ठीक, तो वर्ल्ड पोएट्री डे जो है मनाया जाता है मार्च 21 को, और इसकी थीम क्या है, स्टैंडिंग ऑन शोल्डर ऑफ जायंट्स। ठीक, उसके बाद दूसरा बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है मार्च 21 को, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ठीक, अब डाउन सिंड्रोम डे होता क्या है, तो डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 जो हमारा होता है वो एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर होते हैं। मतलब जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो कम होती है, और जो फिजिकल फीचर्स है उन पे भी प्रभाव पड़ता है देखने में, जो आपकी सामान्य स्थिति होती है उससे थोड़ा भिन्न रहेगी शरीर की स्थिति। ठीक, तो इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट डाला कि हमेशा बस डेज पढ़ के ही अपना चले जाएं कि क्या है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। इसके पीछे सीधे सीधे अगर आप देखें तो ये बायो से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है यूपीपीसीएस में, कि कौन सी डिजीज है वो किस कारण से होती है। तो जो डाउन सिंड्रोम है, सबसे पहली चीज ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और ये कैसे होता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो 21 है उसकी एक्स्ट्रा प्रेजेंस के कारण होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी थीम पे। तो इसकी थीम क्या है, एंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स। ठीक, जो धारणाएं हम बना के रखते हैं उसको खत्म करने की बात करता है। ठीक, और कुछ हमेशा हम रिबन्स यूज करते हैं इसको दर्शाने के लिए, तो ब्लू और येलो अवेयरनेस रिबन हम डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आज हम इतनी ही न्यूज रखते हैं, आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। ये सेशन आप मेनली मैंने डाला है फीडबैक के लिए, आप कैसे चाहते हैं, कैसे क्वेश्चंस बेस्ड आपको कराए जाएं या आपको न्यूज क्वेश्चन मिक्स कराए जाएं। दूसरी चीज, नंबर ऑफ न्यूज और कितनी बढ़ाई जानी चाहिए और डेप्थ कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब रेगुलर ही आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक,
थैंक यू वेरी मच।